प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। हम लोग गणित विषय के बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे और इसमें हम लोग यूनिट 4 पर स्पेशली चर्चा करने वाले हैं कि इसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता है हम ब्लूप्रिंट से करते हैं। आइए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। निश्चित रूप से ये जो वीडियो है आपके लिए एक बूस्टर डोज साबित हो, ये उम्मीद मैं करता हूँ और ये भरसक प्रयास करूँगा कि आपका ये बूस्टर डोज का काम कर सके। तो आइए मैं सीधे सीधे आपको लिए चलता हूँ ब्लूप्रिंट की ओर। जैसे कि मैंने कहा ये यूनिट नंबर 4 है। इस यूनिट में 2 चैप्टर है। फर्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित और सेकंड है त्रिविमी ज्यामिति 3D ज्योमेट्री। इसकी चर्चा हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये 14 यूनिट का 14 नंबर का मतलब 14 मार्क्स का ये यूनिट है, दोनों चैप्टर मिला के, जिसमें से कहा जाए 5 नंबर के क्वेश्चन। हम लोग बड़े क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक 5 नंबर का क्वेश्चन 3D से आएगा, मतलब त्रिविमी ज्यामिति से आएगा। साथ ही साथ एक 3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा और एक MCQ आएगा। इस प्रकार से कुल 3 प्रश्न त्रिविमी ज्यामिति से आएंगे। जहाँ तक बात सदिश बीजगणित का है, उसमें 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का MCQ आएगा। तो ये देखिए आपका जो सदिश है ना वो बहुत ही छोटा है ब्लूप्रिंट, और ज़्यादा आपको भाग दौड़ इसमें नहीं मचानी पड़ेगी। मैं कुछ ट्रिक्स आपको दूंगा, वो ट्रिक्स यदि आपने आजमा लिया तो यकीन मानिए 5 नंबर आपके जेब में जाएगा। और जहाँ तक 3D का सिंगल जो 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, मैं जो बोलूँगा वही आएगा। बस 3 नंबर का थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव भी इसमें से बन जाएगा। तो ये बताते हुए कि ये मैच हम लोग 14 रन के लिए खेल रहे हैं, आइए मैच की शुरुआत करें है ना, इस यूनिट की शुरुआत करें। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हमारा ये जो वेक्टर की शुरुआत है हमारे सम्माननीय प्रोफेसर हैमिल्टन साहब के दर्शन से चालू होगा। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। चलिएगा, आइए आगे हम लोग बढ़ें। तो सीधे सीधे मैं आपको MCQ की ओर ले चलता हूँ प्यारे बच्चों। चलिए, एक ट्रायंगल है ABC आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 कथन गणितीय रूप में दिए। देखो गणित की भी अपनी भाषा होती है ना, ये गणितीय कथन है जो आपको ABCD आपको दिखाई दे रहा है। इन चारों में से ना मेरे भाई केवल एक जो कथन है वो सही है, और वो सही कथन को आपको पहचानना है। पता है इसको पहचानने में कौन मदद करेगा? पता है? तो ये रहा 2 सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। आप इस त्रिभुज पर अप्लाई कर दीजिए। तो देखिएगा एरो कहाँ पर लगा है? A से B, तो AB प्लस BC इक्वल टू AC होता है ना। 2 सदिशों का जो योगफल है यदि हम लोग त्रिभुज नियम से करें तो क्या होगा? दोनों भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर विपरीत क्रम में होगा। तो AB प्लस BC इक्वल टू CA नहीं होगा, AC होगा। वैसे ही है क्या? देख लो, बिल्कुल एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो देखिए जरा सोचिएगा, यदि मैं AC को CA कर दूं तो माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और ये ऑप्शन C देखिए, आप ऑप्शन C देखिए, AB प्लस BC, वहां तक तो ठीक है। प्लस क्या होता है? AC होता है, लेकिन माइनस CA लिख दिया है। तो क्या है? दोनों तो एक ही है ना। चाहे वेक्टर AC बोलो चाहे माइनस वेक्टर CA बोलो, दोनों सेम हैं। तो ऑप्शन C बिल्कुल सही है।
यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के देखिएगा, आगे है यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी दो सररेख सदिश है। अच्छा, ए और बी दो सररेख सदिश है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये आपको पूछा गया है ना। सररेख है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अच्छा सररेख नहीं सररेख है बोला जा रहा है। देखिए अपन पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ कर दिए थे। यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो सररेख सदिश है, सररेख सदिश है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा सररेख के लिए ये पहला देख लीजिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा भी नहीं आएगा, ये आपका चौथा डी भी नहीं आएगा, पक्का सी आएगा। सी क्यों आएगा? बगल में मैंने रेड कलर से लिख दिया गया है, देख लीजिएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, देख लीजिएगा, समानुपाती नहीं है, बल्कि कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता है इस कथन के लिए, सररेख के लिए। तो आपका आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा। देखो एक नंबर के लिए थोड़ा ज़्यादा डीपली जाना पड़ता है ना, बिल्कुल जाना पड़ता है। आइए अगला जो एमसीक्यू है, यदि शून्येतर सदिश, अच्छा शून्येतर मतलब समझते हैं ना, नॉन जीरो, उसी को बोलते हैं शून्येतर। यदि शून्येतर सदिश ए का परिणाम ए है, मतलब सिर्फ ए है ना, और लेम्डा एक शून्येतर अदिश है, देन लेम्डा इंटू वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि, मतलब इस कंडीशन को देखिए। अच्छा तो यहाँ पर क्या होगा भैया? लेम्डा इंटू वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब क्या होगा? इसका जो परिमाण है ना वो एक होगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ लेम्डा इंटू वेक्टर ए दिस इक्वल टू 1 है ना। अब इसको चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ लेम्डा हो जाएगा और मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, और मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि देख लीजिएगा परिणाम है ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए का जो मान है वो क्या होगा? ए होगा, क्योंकि दिया गया है, देखो सदिश ए का परिमाण ए है, सदिश ए का परिमाण ए है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान ए है ना। तो हम लोग फिर क्या रिजल्ट निकलेगा अपने पास? मॉड ऑफ लेम्डा इंटू ए इक्वल टू 1 होगा। अब पक्षांतर कर दीजिए तो ए इक्वल टू 1 अपान मॉड ऑफ लेम्डा आएगा, ए इक्वल टू 1 अपान मॉड ऑफ लेम्डा आएगा। कौन सा है भैया? डी, डी है। एक बार और सुन लीजिए इसको, देखिए शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिणाम ए है, इसका मतलब समझते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए, इसका मतलब यही होता है ना। फिर क्या बोला जा रहा है? लेम्डा इंटू वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है मतलब लेम्डा इंटू वेक्टर ए का मॉड क्या है? 1 है। अब मॉड ऑफ लेम्डा इंटू वेक्टर ए को तोड़ दीजिए दो भाग में, तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मॉड ऑफ लेम्डा और दूसरा हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए दिस इक्वल टू 1। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान क्या होगा? ए होगा, तो उसी को पक्षांतर कर दीजिए, ए इक्वल टू 1 अपान मॉड ऑफ लेम्डा, तो ऑप्शन डी, डी टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए कहाँ पहुँच गए हम लोग? अच्छा आगे पहुँच गए ना। चलिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार से है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी दिस इक्वल टू √2 अपान 3, देन है ना, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है यदि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण इन चारों में से क्या है? प्यारे बच्चों इसमें साफ है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मात्रक सदिश है बोला जा रहा है, तो क्या करिएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 1 कर दीजिएगा। अब इसको खोलिएगा है ना,
दो सदिशों का सदिश गुणनफल, इससे खोल दीजिए तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू मॉड ऑफ वेक्टर एन कैप दिस इक्वल टू 1 होगा। अब चलिए आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान दिया है, दोनों का मान रख दीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर एन का मान 1 हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है, और यहाँ पर 3 3 कट जाएगा तो कुल मिला के यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू बचेगा 1/√2, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब हमें थीटा का मान फाइंड करने हैं, है ना, तो 1/√2 जो है वो साइन कितने डिग्री का मान है या कितने रेडियन का मान है, तो π/4 का मान है, तो थीटा का मान यहाँ पर आएगा π/4। चलिए ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। एक आयत के शीर्ष ए बी सी डी, अच्छा, जिनके स्थिति सदिश आपको दे दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल इन चारों में क्या होगा ये आपको बताना है। चलिएगा एक आयत बना लीजिएगा रफ में, उसको क्रमशः ए बी सी डी डाल दीजिएगा, और ये जो 4 सदिश आप लोगों को दिए गए हैं उसके क्या है, शीर्षों के स्थिति सदिश है। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है ना, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल भैया, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 संलग्न भुजाओं के सदिश गुणनफल का मान निकाल लीजिए। तो 2 संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी कर दिए तो संलग्न भुजा तो 4 ठो बन जाएगा, कोई भी बना लीजिए, जैसे ए बी और ए डी को बना सकते हैं। तो स्थिति सदिश दिया है ए बी सी डी का, तो आप वेक्टर ए बी का मान निकाल सकते हैं, वेक्टर ए डी का मान निकाल सकते हैं, और उसका मॉड निकाल लीजिए। तो मॉड निकालेंगे तो निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ पर आएगा 2 आएगा, ऑप्शन सी, ये निकाल के देख लीजिएगा, या अंत में मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक सदिश दिया गया है, इसका परिणाम आपसे पूछा गया है। तो परिणाम में क्या होता है आपको अच्छे से पता है, √a² + b² + c²। तो क्या होगा, 2 का 4 है ना, ऋण 7 का हो जाएगा 49, और ऋण 3 का हो जाएगा 9, जोड़ दीजिए 4 + 49 + 9 कितना आएगा, 52 आएगा। रूट के अंदर 52 आएगा, तो कहाँ है 52, कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखिए ऑप्शन बी आएगा, 2 दूनी 4 13 52, 2 दूनी 4 13 52, तो ये बी आएगा आपका। चलिए 18 देख लीजिएगा, 2 सदिश दिया गया है, परस्पर लंब है बोला जा रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो फिर वही करिएगा, क्या करिएगा, a.b दिस इक्वल टू 0। एक रिप्रेजेंट कर रहा है ए से, एक सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, एक को रिप्रेजेंट कर रहा है बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिस इक्वल टू 0, पक्षांतर करिएगा -6 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, ये 1 नंबर का मैच खत्म हो गया है ना, अब 2 नंबर का हम लोग चालू करते हैं। एक सदिश दिया गया है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश बोला गया है प्यारे बच्चों। तो सदिश क्या दिया है, ए, इसके अनुदिश मात्रक सदिश को किससे दर्शाते हैं, ए कैप के द्वारा। फार्मूला क्या है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इसका मॉड कितना आया निकाले तो 14। तो फिर निश्चित रूप से देख लीजिए, सॉल्यूशन आपके पास है, और ये आप इजीली किए होंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। चलिए दूसरा है, एक सदिश आपको दिया गया है, इसके अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करने के लिए पूछा गया है जिसका परिणाम 7 इकाई हो। तो यहाँ पर भी आप मात्रक सदिश ही ज्ञात कर लीजिए, और अंत में उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख लीजिएगा, ये करके ना 7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो बिल्कुल सेम है। ये 8वां भी सेम है। देखो यहाँ पर 2 सदिश दिया है, सदिश ए सदिश बी, दोनों के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश बोला गया। तो दोनों को पहले जोड़ दो, और जोड़ करके किसी अन्य सदिश से इसको रिप्रेजेंट कर लो। सपोज वेक्टर सी, तो वेक्टर सी का आप क्या निकाल दीजिए, है ना, उसके अनुदिश मात्रक सदिश निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक सदिश दिया गया है, उसके दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन आपसे पूछा गया है। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता है, इसका जो दिक् अनुपात है
वो आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक ही उसका दिक् अनुपात होता है। तो क्या होगा 1 1 माइनस 2। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब इसका दिक् को साइन ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, आपको अच्छे से पता है नहीं, ये बना के दिया गया है, ये आप प्यार से इसको अच्छे से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 2 बिंदु आपको दिया गया है और दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला दें तो जो सदिश बनेगा उस सदिश को हमको फाइंड करना है, जबकि दिशा साफ साफ बोला जा रहा है P से Q की तरफ। तो चलिए, तो कुल मिला के वेक्टर पी क्यू का मान ज्ञात करना है। और आप लोगों को अच्छे से पता है ना, जैसे वेक्टर ए बी बोले तो दिस इक्वल टू क्या होगा, ए बी, वेक्टर ए बी दिस इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो यहां पर पी क्यू निकालना है तो क्या होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। और आपको ये देखो पी और क्यू तो दिया गया है, ओ क्या है ओरिजिन पॉइंट है। आराम के साथ ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, चलिएगा। ये भी प्यार से आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसका पालन करते हुए आपको सदिश ए और बी के बीच का कोण बताना है। 2 सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसके परिणाम 1 और 2 हैं और वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू जो है 1 है। तो इन सदिशों के बीच का कोण आपको प्राप्त करना है। सीधा सीधा सा ये फार्मूला है, देख लीजिएगा। cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर बी का मान, या इसको ए बी भी बोल सकते हैं। तो थीटा का मान निकालना है तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स कर लीजिए। बाकी तीनों के वैल्यू आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से कोण यहाँ पर आएगा π/3 रेडियन। इसी प्रकार से 2 सदिश आपको दिए गए हैं, इसके बीच का कोण आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप दोनों सदिशों का डॉट ज्ञात कर लेंगे, दोनों सदिशों का परिणाम ज्ञात कर लेंगे और इस सूत्र में मान रख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली बन पाएगा। और 2 नंबर का है, ज़्यादा माथापच्ची आपको नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाना है। यहाँ पर देखिए 2 सदिश दिया गया है, आपको दर्शाने के लिए बोला गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परस्पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले आपको दोनों सदिशों को जोड़ना है ना। और जोड़े तो मान लीजिए आ गया सदिश x सपोज, और दोनों को घटाना है, घटाने से आया मान लीजिए वेक्टर y। तो आपको क्या परस्पर लंबवत सिद्ध करना है। तो आपको दिखाना है वेक्टर x डॉट वेक्टर y दिस इक्वल टू 0 आपको दिखाना है। ये अपने अंदाज में दिखा दिया गया, आप लोग दिखा सकते हैं। चलिए आइए थोड़ा पैटर्न बदल दीजिए। अब आ गया प्रक्षेप, बिल्कुल ठीक है। तो जब भी प्रक्षेप का क्वेश्चन आएगा 2 शब्द जरूर खोजिएगा, एक है का, एक है पर। तो देखिए यहाँ पर सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। नहीं, सदिश बी पर, तो जो पर रहेगा ना भैया, पर माने पैर, पैर कहाँ रहता है नीचे रहता है, पैर नीचे ही रहना चाहिए। तो सदिश बी पर, तो देखो सूत्र में देखो है ना, उसी का मॉड है और ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहेगा, इजीली बनेगा, आराम के साथ बना लीजिएगा है ना। बस का और पर को याद रखिए, पर को आप नीचे रखिएगा उसके मोड के साथ और ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर फार्मूला से आप इसको खोलिएगा, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत इजीली आप ये काम कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा है ना, बहुत आराम के साथ इस फार्मूले से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। 2 नंबर का बड़ा ही सॉलिड क्वेश्चन है। देखिएगा आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान फाइंड करना है, इसी को वर्ग करके सूत्र बना दीजिएगा है ना। और सूत्र कैसे है पता है ना, सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर सदिश का वर्ग। इस सूत्र से आप इसको कर दीजिए, आराम के साथ बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, सदिश ए एक मात्रक सदिश है, देन और मतलब 2 चीज़ दिया गया, एक तो बोला गया है सदिश ए यूनिट वेक्टर है और दूसरा ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर एक्स। बिल्कुल इजी है ये, आप इसी समीकरण से, दिए गए समीकरण से ही चालू होना और ये इजीली बन जाएगा।
तो ये आप देख लीजिएगा, ये दिया गया है, वहीं से चालू करेंगे, फिर इसको अपन मल्टीप्लाई करके खोलेंगे, देख लीजिए। तो ये आपका 2 ठो तो है ना कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 ये आपका बचेगा। तो है ना, ये देख लीजिएगा, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा सदिश के वर्ग बराबर सदिश के परिमाण के वर्ग। तो ईजिली ये इजी क्वेश्चन है, ये बन जाएगा। आगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन शायद ही 2 नंबर का आएगा, ये इस पर माथा गरम मत करिए। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ये बहुत बार पूछा गया है। दो संलग्न भुजाओं का यदि आप क्रॉस है ना क्रॉस गुणनफल कर लें और उसका मॉड निकाल लें तो वही इसका सॉल्यूशन है। देख लीजिएगा, ये 2 सदिशों का क्रॉस गुणनफल करके इसका मॉड निकाल लीजिएगा, वही अभिष्ट एरिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप लोग प्रूफ करिएगा, बड़ा प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा, प्रूफ करके दिया भी गया, देखो ये लीजिए, आपके पास सॉल्यूशन, आपके लिए सॉल्यूशन भी तैयार है। प्रूफ दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिस इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये देखिए बना के दिया गया आपके लिए, एकदम परोस दिया गया है ना। ये लीजिएगा, देख लीजिएगा, 2 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है, IMP लिखा हुआ है, जरूर देखिएगा, है ना। 4 लाइन का क्वेश्चन है, बेहतरीन है। चलिए ये दूसरा भी आपके लिए परोस दिया गया है। देखो ये दूसरा क्वेश्चन, ये जहाँ पर आपको लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करना है, ये भी आपके लिए परोसा गया है। ये लीजिएगा, ये पूरा ट्रिक के साथ आपको ये दिया गया है। कंपैरिजन करेंगे आप लोग तो ये म्यू का मान 27/2 और लेमडा का मान 3 आपको मिलता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप देख सकते हैं। चलिए स्लो में चला दें, ये लीजिए, चलिए ये चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया, अच्छा पता है क्या आ गया, एक MCQ को जो हम लोग बनाए थे ना, ये वही है, जहाँ पर आपको वेक्टर ए का वैल्यू 3 दिया था, वेक्टर बी का वैल्यू √2/3 दिया था, है ना, ये दिया था। और मैंने बोला था ना ऑप्शन बी आएगा π/4। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना और उस क्वेश्चन में चले जाना, बहुत आराम के साथ ये बन जाएगा। शायद सारे MCQ को आपको बना के दिखाएगा। देखो पता है आपको, एक आयत के चारों सिर से दिया गया था, ये मैंने बोला था 2 संलग्न भुजाओं का, है ना, आप सदिश ज्ञात कर लेना। तो AB का और AD का ये ज्ञात किया है, देख लो ये, और आयत का क्षेत्रफल लगा दिया गया है। देखो ये देखो, तो कितना आया, है ना, कितना आया भाई, इसका मान -2k। अब इसका परिमाण निकाल लो, -2k का परिणाम निकालेंगे तो क्या होगा, 0 + 0 + 4 होगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 4 होगा तो आंसर तो 2 ही होगा। ये बिल्कुल ठीक है। चलिए विदाई कर दें। अब किसका विदाई हो गया भैया, किसका विदाई हो गया, वेक्टर अलजेब्रा का हो गया विदाई। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इस वेक्टर को लेंगे। बड़ा बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल मत देखिएगा। पता है एक बड़ा क्वेश्चन आया था तो मैंने बोला था मत देखो, मत देखिए, अरे देख लीजिए भाई, चूंकि आप 12वीं है ना, तो एग्जाम के दिन उसको देखने की जरूरत नहीं है, छोटा क्वेश्चन ही, अति लघुत्तरी भी आपको देखना है। चलिए अब आप वेलकम करिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का, वेलकम करिए त्रिविमी ज्यामिति। और इसका ब्लूप्रिंट तो मैंने पहले ही बताया था। एक 5 नंबर का तो सॉलिड है, मैं जो बोलूँगा वही आएगा, है ना, और एक 3 नंबर का आएगा और एक MCQ आना है। शुरुआत कहाँ से करें शुरुआत, चलिए MCQ से करते हैं ना। MCQ आएगा या तो फिर 1 नंबर का 1-2 लाइन में बनने वाला सवाल आएगा। जैसे देखो, एक रेखा है, X, Y तथा Z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ ये क्रमशः 90, 60 और 30 डिग्री का कोण बनाती है। देन उसका दिक् कोसाइन आपको फाइंड करना है। तो चलिए, आपको अच्छे से पता है दिक् कोसाइन से को किसके द्वारा दर्शाते हैं, L के द्वारा, M के द्वारा, N के द्वारा। L का मान क्या होता है, कॉस अल्फा, M का मान कॉस बीटा और N का मान कॉस गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, क्रमशः निर्देशाक्षों अर्थात x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। तो अल्फा का मान 90 दिया है, बीटा का मान 60 दिया है, गामा का मान 30 दिया है। तो ये देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर
यदि हम लोग cos 90 की बात करें तो 1 मिलेगा, cos 60 की बात करें तो 1/2 मिलेगा, और cos 30 का मान बोलेंगे तो √3/2 होगा ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आएगा, 0, 1/2 √3/2, है ना। और यदि सब में समान, हाँ बिल्कुल वही आएगा, एलिमेंट का मान यही आएगा। तो हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में मतलब MCQ में भी पूछ दे या 1 नंबर का अति लघुत्तरी में भी पूछ दे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक रेखा का दिक् अनुपात 2, -1, -2 देन दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता है, ये फार्मूला है, बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दो दिक् कोसाइन, क्या होता है दिक् कोसाइन, आपको अच्छे से पता है, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ये तो दिक् अनुपात हो जाएगा, है ना। और दिक् अनुपात बटा कर दीजिएगा PQ 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 तीनों में, तो निकल जाएगा आपका दिक् कोसाइन, ये बना हुआ है, ये आप बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, x, y और z अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन सबसे शुरू वाला है, ये MCQ में बहुत आता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हिंट दे दिया गया है ना, x अक्ष के साथ 0, 90, 90 का कोण बनाए, इसलिए उसका 1, 0, 0। इसी प्रकार से ये 3 और आपको निर्देश दिए गए हैं, इसको प्यार से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है 1 नंबर का। अगला आपको दिखाना है कि ये जो 3 बिंदु आप लोगों को दिया गया है वो सररेख है ना। तो ये सररेख है 3 नंबर का, बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या देखेंगे भाई, क्या करना है आप लोगों को, ABC आप लोगों को दिया गया है, तो AB है ना, AB को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात निकाल लेना, BC का निकाल लेना, और दोनों को कंपैरिजन करना। जैसे देखो यहाँ पर कितना आया है, AB को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात आया है ऋण 5 और 7, और पता है BC का क्या आया है, देख लो ये 2, 10, ऋण 14। तो देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, समानुपाती, देखो ये 1, 2, 5, 10, 7, 14, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और वो भी निश्चित अनुपात है, देख लीजिएगा। सबका अनुपात 1/2 है, करके देख लीजिए, 1/2, 5/10, 7/14, ये बिल्कुल रेशियो एक आ रहा है। इसका मतलब साफ है AB और BC के दिक् अनुपात समानुपाती है ना। अतः AB और BC समांतर तो है, परंतु AB और BC दोनों में B कॉमन है, अतः ये तीनों क्या होगा, सररेख होगा। चाहे तो देखना, वरना नहीं देखोगे तब भी चलेगा। और ये प्रश्नावली ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, यदि हमने ऊपर के एग्जाम्पल कर लिए हैं तो ये सारा कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, उदाहरण 5, ये कहाँ से उदाहरण 5 आ गया है, चलिए। अच्छा ये कहाँ का है पता है, ये मेरे ख्याल से लगता है उदाहरण 5 है ना। उदाहरण 5 कहाँ चला गया भाई, ये उदाहरण 5 को, अच्छा ये उदाहरण 5 को अलग से स्टाइल में बना के दिखाया गया है ना। ये जो मैं बोल रहा था उसको अलग से स्टाइल में बनाया, देखो तो उदाहरण 5 को, ये AB का दिक् अनुपात निकाल दिया है, BC का दिक् अनुपात निकाल दिया गया है, और देखियो मैंने बोला ना रेशियो बराबर आएगा, देखो ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, तो यहाँ पर क्या है, पैरेलल है। पता है 10वीं में पढ़े ना पैरेलल वाला फार्मूला, यदि दो रेखाएं समांतर है तो क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, 11वीं में पढ़े हैं ना समांतर वाला। तो ये अलग स्टाइल में बना के दे दिया है। चलिए अब आता है आपका सीधा 5 नंबर का, नहीं 5 से पहले तो 3 का है ना, 3 नंबर वाला। तो देखो आपको रेखा का युग्म दिया है ना, वेक्टर रूप में रेखा दिया है, देख रहे हैं आप लोग, 2 रेखा दिया गया है। ये कौन सी रेखा है पता है ना, जो सदिश A से गुजरे और सदिश B के समांतर हो, ये वही रेखा है, देख लीजिएगा। ये वेक्टर R = ये लिखा है ना 3i + 2j - 4k, तो इस बिंदु से जाता है रेखा, और ये प्लस लेमडा करके i + 2j + 2k ऐसे लिखा है ना, वो उसके क्या होता है, समांतर होता है। ऐसे रेखा का समीकरण जो किसी सदिश से होकर के जाए और किसी सदिश के समांतर हो, तो जिससे जाए उसको A से दर्शाते हैं, जिसके समांतर हो उसको B से दर्शाते हैं ना। तो पहला रेखा
सदिश A1 से होकर के जाता है और सदिश B1 के समांतर है। दूसरी रेखा सदिश A2 से होकर के जाता है और सदिश B2 के समांतर है। तो देखो यहाँ पर B1 और B2 बस को पकड़ के निकालिए, इस सूत्र में डालिए, आराम के साथ बन जाता है। तो मतलब इतना बड़ा रेखा आप लोगों को दिया गया है, वो किस बिंदु से जाता है उसको कोई मतलब नहीं है। वो रेखा जिसके समांतर है, मतलब B1 को पकड़ लो पहली वाली रेखा, दूसरी वाली रेखा किसके समांतर है, मतलब B2 को पकड़ लो, उसी को निकालो, इस सूत्र में डालो और ये कहानी खत्म, है ना। तो ये आप लोग कहानी खत्म कर सकते हैं। और ये दूसरा देखें, ये कौन से रूप में है, कार्तीय रूप में है, कार्तीय रूप में है। पहला रेखा बिंदु कहाँ से होकर के जाता है भैया, ऋण 3, 1 और 3 से होकर के जाता है ना, हमें अच्छे से पता है ना। ये पहला रेखा जो है -3, 1 और -3 से होकर के जाता है, जिसके दिक् अनुपात 3, 5, 4 है। दूसरा रेखा कौन से बिंदु से होकर के जाता है, कौन से बिंदु से होकर के जाता है, -1 से होकर के जाता है कि +1 से होकर के जाता है ना। अच्छा, -1 से होकर के जाता है, 4 से होकर के जाता है और 5 से होकर के जाता है, और जिसके दिक् अनुपात 1, 1 और 2 है। ये लिखा भी हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है ना। तो आपको किसको पकड़ना है, उसके दिक् अनुपात को पकड़ना है भैया, दिक् अनुपात को पकड़ना है। अच्छा, उसके दिक् अनुपात को पकड़ना है और ये आराम के साथ बन जाएगा, बन जाएगा। बना के दिया है, नहीं दिया है, चलो ये बना के नहीं दिया है, लेकिन आपका ये वही होगा। ये किससे जाता है उससे कोई मतलब नहीं है। देखते हैं नीचे यदि डला होगा तो बिल्कुल ये 3 है ना, ये 3, 5 और 4 और इधर 1, 1, 1, यही महत्वपूर्ण है ना। ये लिखा हुआ है, देखो पहली रेखा का दिक् अनुपात 3, 5, 4 और दूसरी रेखा का दिक् अनुपात 1, 1, 2 है। यदि उनके बीच का कोण थीटा है तब करके इसको बना के नहीं दिखाया है। देखते हैं आगे दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन ये वही है। ईजिली फार्मूले में मान बस आपको रखना है और ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अच्छा, कौन सा है ये, यही वाला है ना, ये बिल्कुल सेम आपका बनेगा B1 है ना। नीचे में दोनों का आप रूट में करेंगे, है ना, रूट में करेंगे। 1 के रूट में आएगा 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 4 का वर्ग, और 1 के में आएगा 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, और ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। आराम के साथ ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब ये चौथा क्वेश्चन आपको करना है, देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं आप। किसी बिंदु से गुजरता है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस सदिश के समांतर है। चलिए देखते हैं, इधर नीचे बन गया होगा। तो पहले तो मैं कोण वाला ही बता दूं। ये जो ऊपर बता रहा था ना, ये जो ऊपर मैंने जो 2 सवाल बताए ना, उसी में ये 8वां और 9वां है। हाथ की सफाई के लिए देख लीजिएगा, ये 8वां आपका सदिश रूप में है, 9वां आपका अदिश रूप में है। ये हाथ की सफाई आपका हो जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन। 9 आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, ये न्यूनतम दूरी 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक जिसमें 2 रेखाएं परस्पर समांतर होगी, उसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना होगा। और दूसरा मिलेगा 2 रेखाएं जो विषमतली होगा, विषमतली होगा, है ना, मतलब एक दूसरे को काटेगा नहीं क्योंकि अलग अलग तल में है, उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, वो समांतर नहीं होगा। जैसे ये देखिए आपका जो ये 9वां दिखाई दे रहा है ना, ये जो 9वां क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं हैं, ये विषमतली है। क्योंकि देखो इधर लेमडा के बाद देखिए जो सदिश दिया है उसको, और दूसरे में म्यू के बाद देखिए, दोनों इक्वल नहीं है। दोनों जिसमें इक्वल होंगे उसमें समांतर होगा। जैसे देखो ये अगला एग्जाम्पल देखिए, अगले एग्जाम्पल को जरा गौर से देखना प्यारे बच्चों। लेमडा के बाद जो सदिश दिख रहा है उसको देखिए, और म्यू के बाद जो सदिश दिख रहा है उसको देखिए।
तो ये समांतर है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। और यहाँ लिखा है दोनों रेखाएं समांतर है। ये देखिए हल में लिखा है दोनों समांतर रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर B1 और B2 क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर B1 और B2 बराबर नहीं है। तो देखो दोनों में डिफरेंट सूत्र लगेगा ना। यदि B1 और B2 बराबर नहीं है तो ये फार्मूला लगेगा, देख लो ये फार्मूला मैंने लगा दिया ना, ये D इक्वल टू ऐसा करके मोड के अंदर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपान मोड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये फार्मूला लगेगा। और जिसमें ये B1 और B2 बराबर होगा उसमें ये फार्मूला लगेगा। ये देख लीजिए दोनों में अंतर है। आप क्वेश्चन को देखते ही पहचानिएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का आएगा, इसलिए दोनों को समझ लीजिए आप अच्छे से प्यारे बच्चों। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जान लीजिए दो रेखाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो ये देखना कि वो सहतली है या विषमतली है। सहतली है तो दोनों एक दूसरे के समांतर होगा, विषमतली है तो दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं होगा। और आप देखने में कैसे पहचानेंगे? आपको B1 और B2 का मान यदि बराबर दिख रहा है तो वो समांतर है, बराबर नहीं दिख रहा है तो वो विषमतली है। तो ये देख लीजिएगा। तो फाइनली ये जो आपका एग्जाम्पल 9 है ये कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। और ये समांतर नहीं है क्योंकि B1 अलग है, B2 अलग है। तो ये फार्मूला लगाइएगा। इस फार्मूले के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? A2 माइनस A1 की जरूरत पड़ेगी। तो A1 A2 क्या है देखो, पहले रेखे को जरा गौर से देखो, वेक्टर I के प्लस J के, ये क्या चीज है? A1 है। और लेमडा के बाद जो लिखा है वो क्या है? B1 है। दूसरे में देखिए 2I के प्लस J के माइनस K के, ये क्या है? A2 है। और म्यू के बाद जो लिखा है वो क्या है? B2 है। यहाँ पर B1 और B2 बराबर है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला लगेगा। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? A2 माइनस A1 की जरूरत पड़ेगी। ये देखो A2 माइनस A1 निकाला गया है, I केप माइनस K केप। और किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इस फार्मूले में? B1 क्रॉस B2 का। ये देखो B1 क्रॉस B2 भी निकाला गया है। इसकी मोड की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी निकाला गया। प्यार से रख दीजिएगा। और पूरे का मोड इसलिए लगाया गया है क्योंकि प्यारे बच्चों दूरी नेगेटिव होता नहीं है, पॉजिटिव होता है। यदि नेगेटिव आ भी गया तो नेगेटिव का मारिए नेग्लेक्ट और कर दीजिए पॉजिटिव, है ना। तो चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। आगे एग्जाम्पल 10, इसको देखते ही पता चलता है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, क्योंकि यहाँ पर B1 बराबर B2 है, बिल्कुल है। तो ये छुटका फार्मूला लगेगा, ये उससे और छुटका है ना। मतलब ये इतना बताने का मतलब ये है कि देखने से आपको पता चलेगा छुटका लगाए कि बड़का लगाए, है ना। ये हमें पता होनी चाहिए। चलिए ये छुटका फार्मूला लगेगा। इसमें तो केवल और केवल A2 माइनस A1 की जरूरत पड़ेगी, A2 माइनस A1 की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा। तो A2 माइनस A1 डायरेक्ट यहाँ पर निकाला गया है, देख लीजिएगा। और जो भी A2 माइनस A1 आएगा उसका B के साथ क्या करिएगा? क्रॉस करिएगा। जैसे इसमें डॉट किए थे यहाँ पर आपको क्रॉस करना है। तो फिर ये आराम के साथ बन जाएगा। चलिएगा ये, और नीचे में आपको मॉड ऑफ वेक्टर B ही करना है बस। तो आराम के साथ ये दोनों टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए प्यारे बच्चों। निश्चित मानिए, मैं 99% भी नहीं कहता हूँ, 100% ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आराम के साथ बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा करेगा क्या? डेटा बस को तो चेंज करेगा ना, I J K का गुणांक बस चेंज होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। ट्रिक बिल्कुल वही है। अब हाथ की सफाई के लिए कुछ क्वेश्चन होगा तो आप देख लेना, मैंने तो नहीं डाला है, उतना कर लेंगे। उसके बाद चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम के साथ बन जाएगा। चलिए कुछ 3 नंबर का और क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ताकि ये जो दो रेखाएं आप लोगों को दिखाई दे रही है वो परस्पर लंबवत हो।
तो यहाँ पर लंबवत वाला जो सूत्र है वो आप लोग लगाइएगा। केवल इसके दिक् अनुपात को पकड़िएगा, ये दिक् अनुपात को पकड़िएगा। दिक् अनुपात को पकड़ने से पूर्व आपको इसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा ना, ये सबसे बड़ी बात होता है। मानक रूप में इसको लिखना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि तकलीफ क्या है, तकलीफ ये है कि यहाँ पर ये 1 - x है, ये 1 - x होगा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आपको मानक रूप में लिखना होगा। और मानक रूप में लिखने के बाद, मानक रूप में लिखने के बाद जो भी ये आएगा उसी को आप लोगों को करना है, उसी को आप लोगों को करना है। जैसे यहाँ से अपन डायरेक्ट 3 2p और 2 को नहीं ले सकते, है ना, बिल्कुल नहीं ले सकते। क्योंकि मानक रूप क्या है, x - x1 अपान a इक्वल टू y - y1 अपान b इक्वल टू z - z1 अपान c। तो ये तीसरा वाला बस तो राइट दिख रहा है ना, बाकी ये दोनों चेंज करना पड़ेगा आपका, पहला पद और दूसरा पद। वैसे ही ये दूसरे रेखा का बीच वाला बस सही है, आपका शुरू और लास्ट का उसको मानक रूप में लाना पड़ेगा। और मानक रूप में लाने के लिए नीचे का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये पहले ले आएगा, उसके बाद आप लोग लंब वाला सूत्र लगा लीजिएगा। लंब वाला क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, मान को रख दीजिएगा और पक्षांतर करके आप p का मान निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर 11वां दिखाइए परस्पर लंबवत है ना। तो ये तो मानक रूप में है, इसमें कोई समस्या है नहीं। यहाँ पर आपको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ये डायरेक्ट बन जाएगा आपका जो 11वां है, और ये 3 नंबर का आएगा नहीं। वैसे भी 3 नंबर के लिए 10वां ठीक है, क्योंकि आपको मानक रूप में लाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यकीन मानिए ये 5 नंबर का मैं ये बोल रहा हूँ ना, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, ये आएगा, किसी भी हालत में आएगा। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देखिए कि दोनों प्रकार से क्वेश्चन से आप हाथ की सफाई जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। बूंद बूंद से ही घड़ा मिलता है। मैंने कोशिश किया है इनडायरेक्टली जितना हो सके मैं आपके और करीब जाने का प्रयास मैंने किया है। ये तो वक्त बताएगा कि मैंने कितना प्रयास किया और उसमें मैं कितना कामयाब रहा, ये वक्त ही बताएगा। मेरा यही उम्मीद है कि आपको पुश जरूर करेगा, आपको निश्चित रूप से ये आगे बढ़ाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को बड़े प्यार से देखा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए निश्चित रूप से। इसी के साथ ही इस वीडियो से आज लेते हैं विदाई। कल हम लोग मिलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के वीडियो के साथ। थैंक यू।